हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। हमने शुरू कर रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज। उसके अब कुछ अंतिम दो दो चार लेक्चर बचे हैं। उसके अंदर हम बात करें, आज की जो टॉपिक है वो ले रहे हैं संकुल यौगिकों का चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, इसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा करी थी वीबीटी के अंदर। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वीबीटी क्या बताती है कि पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय, डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। कौन सा कंपाउंड कब तो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है और कब प्रतिचुंबकीय दर्शाता है, इसके बारे में वीबीटी हमने पढ़ा कि वीबीटी बताती है। जब वीबीटी इनके बारे में डिस्कस कर रही है तो सीएफटी भी पीछे कब रहेगी। सीएफटी हमें किस प्रकार किसी के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बारे में बताती है। उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं कि वीबीटी मेनली जो कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो उपसंयोजक कंपाउंड यानी यौगिक जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर, एक होती है सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु होती है। हाँ सर, होती है। तो इस केंद्रीय धातु के अंदर जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, और लिगेंड के अंदर लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग और अनपेयरिंग होने के बाद, जो ये केंद्रीय धातु है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रही है या नहीं रख रही है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास है या नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो वो क्या है, चुंबकीय व्यवहार दर्शाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो चुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाएगी। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिसाइड करते हैं कि कौन अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, और कौन डायामैग्नेटिक है यानी प्रतिचुंबकीय है। सीएफटी कैसे बताती है, सीएफटी इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस प्रकार बताती है, उसके ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि सीएफटी ने ये चीज बता दी थी कि क्या बात हुई है, ये क्या लिखा है मैंने। सर आपने लिखा है इधर बाहर का सीन कल से फिर हो गया पानी पानी, नाचे इधर तो अमोनिया इनमें कंट्रोल को नहीं। यानी आपने लिखा है सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात कर ली थी अपने पीछे सीएफटी का जो लेक्चर है उसके अंदर। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कहती है कि H2O तक तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, और H2O के बाद ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं ये आगे वाले। अब इन्हीं के आधार पर सारा कुछ खेल होना है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस प्रकार होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा डिस्कशन कैसे होता है हमने सीएफटी पढ़ी है। अब सीएफटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे FeCN6 3- ये फेरी फेरोसाइनाइड वाला एग्जांपल मैंने Fe3 के रूप में जुड़ाओ। अब यहाँ अगर बात करो तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सर Fe ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैं Fe का लिख रहा हूँ, पहले मैं Fe का लिख रहा हूँ। अब जब ये Fe+3 की बात आएगी तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले रिमूव हो गए, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव हो गया। तो कितने बच गए, अब यहाँ 5 हो गए, यहाँ 0 हो गए। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है।
अब यहां बात करें लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ, लिगेंड कौन जुड़ा हुआ है सर, साइनाइड जुड़ा है, साइनो जुड़ा है, साइनिडो भी बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये CN ये रहा, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN ये रहा, और जब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN यहाँ है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कहानी हमने CFT में पढ़ी थी, दोबारा थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। जब Fe का +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 3D का क्या होगा, 5 होगा, और 3D5 है, CN लिगेंड आया है। CN लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर ध्यान से देखना, CN लिगेंड की प्रेजेंस में इसकी स्प्लिटिंग तो होनी होनी है। अब ये स्प्लिटिंग होनी है तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में किस प्रकार स्प्लिटिंग होती है हमने देखा, तो ये कैसा हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, तो पहले कौन आएगा, T2G लोअर एनर्जी, और हायर एनर्जी में कौन चला जाएगा, Eg। यहाँ Eg गया, यहाँ T2G ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कितने थे इसके, 5, 5 हैं। अब CN की प्रेजेंस के अंदर, CN लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर इनमें क्या हो गई थी, पेयरिंग हो गई थी। लेकिन यहाँ ये VBT बता रही थी, ये वाली बात कौन बता रहा था, VBT। लेकिन हमें तो क्या देखना है, CFT के अकॉर्डिंग, तो CFT में ये इन पांचों इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस डेल्टा O का मान क्या है, ज्यादा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा O का मान ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 5। अब यहां अगर देखोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, और बाकी ये Eg वाला क्या है, वैकेंट है। तो ये कौन सा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये कौन सा हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, क्योंकि अंदर वाले डी ने इनमें यानी जो डी के लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है, उन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल बनाए। इस निम्न चक्रण संकुल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन है T2G में। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D3 वाले 3D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G, T2G5 हो जाएगा, T2G5, और Eg क्या हो जाएगा, 0। T2G5 और Eg क्या हो जाएगा, 0। अब ये T2G5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, देखिए, क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है सर, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा क्या, पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा, FeCN6 की जब बात आई, तो हमने इस Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFT के अकॉर्डिंग देखा, किसके अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो क्या आया, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, ये क्या आया, 3T2G5, और Eg क्या आया, 0। यानी मैन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G5 और Eg 0। अब इस T2G5 के अंदर T2G ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब इसके अंदर कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। अब इस अनुचुंबकीय व्यवहार के अंदर हम देखेंगे क्या ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा या वीक, ये वीक होगा, दुर्बल अनुचुंबकीय। क्यों सर, दुर्बल अनुचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि वीक इसलिए होगा कि म्यू कैलकुलेट करेंगे, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको बोर मैग्नेटोन यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट का मान ज्यादा कब आएगा, जब n की संख्या क्या होगी, n की संख्या अगर ज्यादा है तब क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दर्शाएगा। अब यहाँ अगर म्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 × 1+2, कितना हो गया इसका, √3,
इसका 1.73 बोर मैग्नेटन होता है। तो ये क्या है? वीक पैरामैग्नेटिक है, दुर्बल अनुचुंबकीय है। ये दुर्बल अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। ये जो व्यवहार हुआ वो हुआ क्यों? इस वजह से हुआ कि हमने जब बात करी, जब इनकी स्प्लिटिंग हुई तो ये T2G और EG ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा हुआ, अधिक है, मोर है। क्यों है? अब आपसे पूछ ले कि ये क्यों है ज्यादा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ऐसी कहानी हुई है। इसके अंदर क्या आया है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड आया है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड जब आता है तो उसके लिए हमने कहानी पढ़ी थी कि पेयरिंग एनर्जी का मान कम होता है और डेल्टा ओ का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। पहले पेयरिंग होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन 5d5 इलेक्ट्रॉन की भरे जा रहे थे तो पहले 1/1 भरा गया, लेकिन बाद में पेयरिंग होगी, ऊपर वाला ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं जाएगा। तो इस आधार पर इसमें वीक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमने देखा। अगर हम एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, FeH2O6+3। इस एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल में भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है सर। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। अब इसका भी विन्यास क्या होगा? 3d5 होगा। इसका भी जब विन्यास की बात करेंगे तो क्या होगा? 3d5। लेकिन अब यहाँ H2O लिगेंड की बात कर रहे हैं। H2O लिगेंड की जब बात करें तो यहाँ देखिए आप, H2O लिगेंड कहाँ आ रहा है? यहाँ जो H2O लिगेंड आ रहा है वो वीक फील्ड में आ रहा है। H2O लिगेंड कहाँ आ रहा है? वीक फील्ड। आप जानने लग गए आप, H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। हाँ सर, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने जब पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ा था। तो ये दुर्बल क्षेत्र जो लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस के अंदर अब डी का विन्यास हम देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं किस प्रकार होगा। ये स्प्लिटिंग तो वैसे ही होगी। क्यों सर, वैसे ही क्यों होगी? ये स्प्लिटिंग वैसे ही होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? समन्वय संख्या क्या है? 6। तो ये कौन सी आकृति में होगा? अष्टफलकीय है। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने CFT का लेक्चर में देखा था कि स्प्लिटिंग क्या होती है? 3 ऑर्बिटल जो इन बिटवीन एक्सिस थे उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये वीक फील्ड है ना, तो ये जो अब की बार डेल्टा ओ का मान है, यानी ये जो स्प्लिटिंग जो हुई है उसके अंदर ये जो डेल्टा ओ की वैल्यू जो आई है ना, ये वाली अब की बार क्या होगी? कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू होगी इसकी, कम मान होगा। और कम मान होने किसकी प्रेजेंस में है? ये वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर ये कहानी है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, अब यहाँ क्या है? D5 है। अब इन D5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ T2G में और इस EG में फिल करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भरा जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड के लिए P का मान यानी पेयरिंग एनर्जी का मान डेल्टा O के वैल्यू से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। जिससे क्या हो जाएगा? पेयरिंग नहीं होगी, पहले क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के इस EG ऑर्बिटल में जाएगा और 5 वाला यहाँ। मजेदार बात देखना, Fe+3 स्टेट भी तो जब FeCN6 कंपाउंड की बात कर रहे थे और FeH2O6 वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर अगर आप गौर करोगे, दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, ये माइनस होगा यहाँ। तो ये इन दोनों की अगर बात करो तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe की Fe+3 है। और दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D5 है। लेकिन एक में जब इसकी बात की जाए Cn वाले की, Cn वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन H2O वाले में क्या है? 5 है तो दोनों ही मैग्नेटिक बिहेवियर दर्शाते हैं, पैरामैग्नेटिक है। क्यों है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसके अंदर क्या होगा? FeCN6 वाले में क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि CFT किस प्रकार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
FeCN6 के अंदर जब हमने पढ़ा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे 1। अब हमने बात करी जब FeH2O, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। कौन बता रहा है? CFT 5 है। VBT भी यही बताती है। VBT भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या बताएगी? 1 बताएगी, इसमें 5 बताएगी। तो ये इसके कारण जब हम म्यू कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। तो n यहाँ क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 35 आएगा। और अंडर रूट 35 की वैल्यू जो होती है वो 5.89 बोर मैग्नेट्रॉन के, तो ये बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू FeCN6। तो ये क्या है? प्रबल अनुचुंबकीय, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है। ये आपको चीज समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार अपना चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो बिहेव दर्शाया उसका कारण क्या है? इस प्रकार का बिहेव दर्शाने का कारण क्या है? इनकी जब स्प्लिटिंग हुई है और स्प्लिटिंग होने के बाद T2G के 3 ऑर्बिटल्स और EG के 2 ऑर्बिटल्स, EG के 2 ऑर्बिटल्स के अंदर जो स्प्लिटिंग हुई है, इनका जो एनर्जी का गैप है, डेल्टा O की जो वैल्यू है वो कम है। कब? किसकी कंपैरिजन में? जब हमने बात करी थी, जब हमने बात करी थी स्प्लिटिंग की, किसकी स्प्लिटिंग की? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, उसकी प्रेजेंस में जो ये गैप था वो क्या था? डेल्टा ओ का, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, दुर्बल नहीं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो है उसकी प्रेजेंस में तो ये हुआ था। और ये क्या है? वीक फील्ड की उपस्थिति में, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये वाली कहानी हुई है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कब कब कोई स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा, कब कोई डायामैग्नेटिक होगा, और कब स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाएगा और कब वीक पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा जो हम बात कर ली है कि इसके म्यू का रिप्रेजेंटेशन, म्यू के द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n टू n प्लस टू। और यहाँ n क्या है? नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में है? कमेंट बॉक्स में बताना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसके अंदर होनी चाहिए। ये कब की बात, कब कैलकुलेट करना है इस n को? तो ये हमने देखा कि किस प्रकार कोई मैग्नेटिक बिहेवियर दर्शाता है। मेनली हमें ध्यान रखना है किसी कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तब तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दर्शाएगा, वरना वो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, हमने इसको कवर कर लिया बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेम एज VBT, CFT has also been explained the magnetic behavior of coordination compound. It explained with the help of following example: an octahedral complex FeCN6-3 with Fe in +3 oxidation state and with 3d5 electronic configuration. Since Cn- is a strong field ligand, the orbital splitting energy delta O is expected to be quite high and will result in low spin complex. All the 3d electrons will be present in T2G orbital and only one orbital will be half filled. As a result, the complex entity will be only of
टू स्पिन ऑफ लो स्पिन एंड विल बी वीकली पैरामैग्नेटिक। ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखा। इन दिस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ इज हाई और लार्ज, देन fourth electron will pairing with in T2g orbital, not fill in Eg orbital. In octahedral complex, which FeH2O6 plus 3, in which oxidation state of metal ion is third with 3d5 configuration. Now H2O is a weak field ligand and therefore orbital splitting energy is expected to be comparatively small. This means that in case only 3 electrons will go to T2g orbital and remaining 2 will occupy to the Eg orbital. This will result in a high spin complex and due to presence of 5 unpaired electrons it will be strongly paramagnetic in nature. ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात है। दिस वैल्यू विल बी स्मॉल, सो अनपेयरिंग numbers of electron are increased due to unpaired T2g and Eg orbital. We all know that the magnetic momentum of coordination compound is linked with the number of unpaired electrons present in the central metal atom or ion, and theoretically it magnetic moment is calculated by applying the relation which is following mu equals to n into n plus 2 under root where n is the number of unpaired electrons. ये आपको सारे नोट्स हैं, तो आप इसके अंदर हिंदी वालों को भी, हिंदी मीडियम वाले, या आप वीबीटी के समान सीएफटी भी संकुल यौगिकों के चुंबकीय व्यवहार को समझाती है। उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कौन सा FeCN6-3 अष्टफलकीय संकुल में आयन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। Cn- लिगेंड प्रबल क्षेत्र होता है। कक्षक विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा ओ का मान, या क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, होने के कारण संकुल कैसा होगा? निम्न चक्रण संकुल होगा और सभी 3d5 इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षक में उपस्थित होने के कारण केवल एक कक्षक क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। परिणाम स्वरूप उपसंयोजन सत्ता निम्न चक्रण संकुल बनाती है और दुर्बल अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। ये हमने पूरा देख लिया। इसके बाद अगर बात करें अष्टफलकीय संकुल FeH2O6 और +3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है जिसका विन्यास D5 है। H2O क्या है? वीक फील्ड यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः इसकी कक्षक विपाटन ऊर्जा का मान सापेक्ष रूप से क्या होता है? कम होता है। इस स्थिति में केवल 3 इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षक में भरे जाते हैं जबकि शेष 2 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के D कक्षक Eg कक्षक में भरे जाते हैं, अतः यह उच्च चक्रण संकुल होता है। सभी 500 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होने के कारण प्रबल अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। ये हमने इसके बारे में पूरा देखा। जानते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति की गणना को चुंबकीय आघूर्ण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण उपसंयोजक यौगिक की केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। म्यू क्या है? गणना निम्न गणितीय सूत्र द्वारा की जाती है, n इंटू n+2 अंडर रूट। यहाँ n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अब इसके अंदर जो टॉपिक रह गया है हमारा, वो रह गया एक तो मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में लेक्चर है एक और। नेक्स्ट लेक्चर हम धातु कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद है यूजेज, इसके उपयोग क्या है। और ये जो हम सारा जो अभी का जो थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं वो कर रहे हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग, 12th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। नीट के अंदर अब जो नीट और आईआईटी के अंदर इसके अलावा जो अलग टॉपिक रह जाते हैं इसके अंदर 7-8 लेक्चर के अंदर वो भी कवर करेंगे। और उसके बाद हम एक सीरीज शुरू करेंगे इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, क्योंकि आजकल सारे बोर्ड एग्जाम के अंदर और कंपटीशन में तो आते ही हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में पूरी सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर सारा जितना ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।